अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान अदबी फ़ोरम और हम इस वक्त यहाँ मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो के कुछ अफसाने पेश कर रहे हैं। आज भी हम उनका एक अफसाना लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है फाहा। चलिए शुरू करते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना फाहा। गोपाल की रान पर जब ये बड़ा फोड़ा निकला तो उसके औसान ख़ता हो गए। गर्मियों का मौसम था, आम खूब हुए थे। बाज़ारों में, गलियों में, दुकानदारों के पास, फेरी वालों के पास जिधर देखो आम ही आम नज़र आते। लाल, पीले, सब्ज़ रंगारंग के। सब्ज़ी मंडी में लाखों के हिसाब से हर किस्म के आम आते थे और नहायत सस्ते दामों फरोख्त हो रहे थे। यूं समझिए कि पिछले बरस की कसर पूरी हो रही थी। स्कूल के बाहर छोटू राम फल फरोश से गोपाल ने एक रोज़ खूब जी भर के आम खाए और जेब में से एक महीने के बचाए हुए जो पैसे जमा थे सब के सब उन आमों पर खर्च कर दिए जिनके गूदे और रस में शहद घुला हुआ था। उस रोज़ छुट्टी के वक्त आम खाने के बाद उंगलियां चाटते हुए गोपाल को स्कूल के हलवाई से दूध की लस्सी पीने का ख्याल आया था और इस ख्याल को अमली जामा पहनाने की खातिर उसने गंडा राम हलवाई से पाव दूध की लस्सी बनाने को कहा भी था, मगर हलवाई ने यह कहकर इनकार कर दिया था, बाबू गोपाल, पहला हिसाब चुका दो तो और उधार दूंगा, वरना नहीं। गोपाल ने अगर आम ना खाए होते या अगर उसकी जेब में थोड़े बहुत पैसे होते तो वो वहीं खड़े खड़े गंडाराम का हिसाब चुका देता और कुछ नहीं तो नकद दाम देकर भी लस्सी का वो गिलास ले लेता जिसमें बर्फ़ का टुकड़ा डुबकियां लगा रहा था और जिसे हलवाई ने बुरा सा मुंह बनाकर अपने पीछे लोहे के थाल पर रख दिया था। मगर गोपाल कुछ भी न कर सका। इसका नतीजा ये हुआ कि चौथे रोज़ उसकी रान पर यह बड़ा फोड़ा निकल आया और 3-4 रोज़ तक उभरता रहा। गोपाल के औसान खता हो गए। उसकी समझ में न आता था कि क्या करे। वो फोड़े से इतना परेशान नहीं था जितना उसके दर्द से, और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि फोड़ा दिन ब दिन लाल होता जा रहा था और उसके मुंह पर बदन की झिल्ली फटना शुरू हो गई थी। बाज़ औक़ात गोपाल को ये मालूम होता कि फोड़े के अंदर कोई हंडिया उबल रही है और उसके अंदर सब कुछ एक ही उबाल में निकलना चाहता है। ये चीज़ उसे बहुत परेशान कर रही थी और फोड़े की जिसामत देखकर एक मर्तबा तो उसे ऐसा मालूम हुआ था कि उसकी जेब में से कांच की गोली निकलकर उसकी रान में घुस गई है। गोपाल ने घर में फोड़े की बाबत किसी से जिक्र न किया। वो जानता था कि अगर पिताजी को इसका पता चल गया तो वो अपने थाने की मक्खियों का सारा गुस्सा उसी पर निकालेंगे और बहुत मुमकिन है कि वो उसे इस छड़ी से पीटना शुरू कर दें जो थोड़े रोज़ हुए गिरधावरी वकील के मुंशी ने वजीराबाद से उन्हें तोहफे के तौर पर लाकर दी थी। माँ का मिजाज भी कम गर्म न था। वो अगर उसे आम खाने के जुर्म की सज़ा ना देती तो इस गलती पर उसके कान खींच खींच कर ज़रूर लाल कर देती कि उसने घर के बाहर अकेले अकेले आम क्यों उड़ाए। उसकी माँ का असूल था कि गोपाल, अगर तुझे जहर भी खाना हो तो घर में खाना। गोपाल अच्छी तरह जानता था कि इस असूल के पीछे उसकी माँ की सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि गोपाल के मुंह के साथ उसका मुंह भी चलता रहे। कुछ भी हो, गोपाल की रान पर फोड़ा निकलना था, निकल आया। इसका बायस जहाँ तक गोपाल समझ सका था वही आम थे। उसने फोड़े की बाबत घर में किसी से जिक्र न किया था। उसको अपने पिताजी की वो डांट अच्छी तरह याद थी जो गुसल खाने के अंदर बताई गई थी। उसके पिताजी लाला परशोम दास थानेदार लंगोट बांधे नल की धार के नीचे अपनी गंजी चुंदिया रखे और बड़ी तोंद बढ़ाए मूछों में से आम का रस चूस रहे थे। सामने बाल्टी में 1 दर्जन के करीब आम पड़े थे जो उन्होंने सुबह सवेरे एक ठेले वाले से उसका चालान काट कर हासिल किए थे। गोपाल बाप की पीठ मल रहा था और मैल की मरोड़ियाँ बना रहा था। जब उसने हाथ साफ करने के लिए बाल्टी में डाले थे और चुपके से एक आम उड़ाना चाहा था तो लाला जी ने बड़े ज़ोर से उसका हाथ झटक कर छोटे से आम को मूँछों समेत मुंह में डालते हुए कहा था, बेशरम, तुझे बड़ों का लिहाज करना जाने कब आएगा। और जब गोपाल ने रोनी सूरत बनाकर कहा था, पिताजी, आम खाने को मेरा भी तो जी चाहता है, तो थानेदार साहब ने आम की गुठली चूसकर मोरी में फेंकते हुए कहा था, गोपू, तेरे लिए ये आम बहुत गर्म था, फोड़े फिंसियाँ चाहता है तो बेशक खा ले, 2-3 बारिशें और हो लेने दे, फिर खूब ठाठ से खाइयो। तेरी माँ से कहूँगा वो लस्सी बना देगी। चल अब पीठ मल।
और गोपाल ने ये रुकावट की बात सुनकर खामोशी से अपने पिताजी की पीठ मलना शुरू कर दी। और आम की मिठास ने जो पानी इसके मुंह में भर दिया था उसे देर तक निगलता रहा था। उसके दूसरे रोज़ उसने आम खाए और चौथे रोज़ उसकी रान पर फोड़ा निकल आया। उसके पिता की बात सच्ची साबित हुई। अब अगर गोपाल घर में किसी से उस फोड़े की बात करता तो जाहिर है कि खूब पीटता। यही वजह है कि वो खामोश रहा और फोड़े का बढ़ाव बंद करने की तदबीरें सोचता रहा। एक रोज़ उसके पिताजी थाने से वापसी पर जब घर आए तो उनके हाथ में एक लंबी सी बत्ती थी। गोपाल की माँ को आवाज़ देकर उन्होंने ये बत्ती उसके हाथ में देकर कहा, फोड़े फिंसी की बहार है, ज़रा सा फाहा फोड़े पर लगा दोगी, यूं आराम आ जाएगा, यूं बम्बई का नखालस मरहम है, संभाल के रख। गोपाल अपनी बहन निर्मला के साथ सहन में गेंद बल्ला खेल रहा था। इत्तेफाक की बात है कि जब थानेदार जी मरहम देकर अपनी पत्नी को कुछ समझा रहे थे तो निर्मला ने जोर से गेंद फेंकी। गोपाल का ध्यान बाप की तरफ था। गेंद जोर से फोड़े पर लगी। गोपाल बिलबिला उठा, लेकिन दर्द को अंदर ही अंदर पी गया। वो स्कूल में मास्टर हरी राम के मशहूर बैद की मार खाकर दर्द सहने का आदी हो चुका था। उधर गोपाल के फोड़े पर गेंद लगी, उधर उसके बाप की आवाज़ बुलंद हुई, ज़रा सा फाहे पर लेप करके लगा दोगी, यूं आराम आ जाएगा। यूं और यूं के साथ उसके बाप की चुटकी ने गोया गोपाल के सोए हुए दिमाग की चुटकी भर ली। उसको अपने दर्द का इलाज मालूम हो गया। उसकी माँ ने मरहम बत्ती सामने दालान में सिलाई की पटारी में रख दी। गोपाल को अच्छी तरह मालूम था कि उसकी माँ आमतौर पर सिलाई की पटारी ही में सब संभालने वाली चीज़ें रखा करती है। सबसे ज़्यादा संभालने वाली चीज़ वो मोजना था, जिससे उसकी माँ हर 10वें-15वें रोज़ अपने तंग माथे के बाल साफ किया करती थी। ये बिला शक्को शुबा सिलाई की पटारी में उस पुड़िया समेत मौजूद था जिसमें कोयलों की सफ़ेद राख जमा रहती थी, जो उसके माँ बाल नोच कर माथे पर लगाया करती थी। ताहम गोपाल ने अपना इत्मीनान करने के लिए गेंद दालान में फेंक दी और उसको पलंग के नीचे से निकालते हुए अपनी माँ को सिलाई की पटारी में मरहम रखते हुए देख लिया। दोपहर को उसने अपनी बहन निर्मला को साथ मिलाकर छोटी कैंची, जिससे उसका बाप उंगलियों के नाखून काटता था, मरहम की बत्ती और उस अपने बाप के पैजामे से बचा हुआ लट्ठे का वो टुकड़ा हासिल कर लिया, जिससे उसकी माँ एक और टुकड़े को साथ मिलाकर शलवार की मियानी बनाना चाहती थी। दोनों ये चीज़ें लेकर ऊपर कोठे पर चले गए और बरसाती के नीचे कोयलों की बोरियों के पास बैठ गए। निर्मला ने अपनी जेब से लट्ठे का टुकड़ा निकालकर अपनी रान पर शलवार के फिसलते हुए रेशमी कपड़े पर फैलाकर जब गोपाल की तरफ अपनी नाचती हुई आंखों से देखा तो उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि 11 वर्ष की ये कमसिन लड़की, जो दरियाई सरकंडे की तरह नर्म और लचकीली थी, एक बहुत बड़े काम के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। उसका नन्हा सा दिल, जो उस वक्त तक सिर्फ माँ बाप की झिड़कियों और अपनी गुड़ियों के मैले होते हुए चेहरों की फिक्र से धड़का करता था, अब अपने भाई की रान पर फोड़ा देखने के ख्याल से धड़क रहा था। उसके कान की लवें लाल और नरम हो गई थी। गोपाल ने घर में अपने फोड़े की बाबत किसी से जिक्र न किया था, लेकिन अब उसे निर्मला को सारी बात सुनानी पड़ी कि किस तरह उसने चोरी चोरी आम खाए और लस्सी पीना भूल गया और उसके रान पर पैसे के बराबर फोड़ा निकल आया जब उसने अपनी राम कहानी सुनाकर निर्मला से राजदाराना लहजे में कहा था, देख निर्मला, घर में ये बात किसी से ना कहियो। तो निर्मला ने बड़ी मतीन सूरत बनाकर जवाब दिया, मैं पागल थोड़ी हूँ, रबड़ का गुब्बारा फट गया है, उसका दिल धक से रह गया और उसके अंदर जो कुछ है फूट बहेगा। गोपाल ने मरहम को उंगली पर उठाते हुए कहा। निर्मला का गुलाबी रंग अब बम्बई के मरहम की तरह पीला हो गया था। उसने धड़कते हुए दिल से पूछा, मगर ये फोड़े क्यों निकलते हैं भैया? गर्म चीज़ें खाने से, गोपाल ने एक माहिर तबीब के से अंदाज में जवाब दिया। निर्मला को वो 2 अंडे याद आ गए जो उसने 2 माह पहले खाए थे। वो कुछ सोचने लगी। गोपाल और निर्मला के दरमियान चंद बातें और हुईं। उसके बाद वो असल काम की तरफ मुतवज्जो हुए। निर्मला ने लट्ठे का एक गोल फाहा काटा, बड़ी नफासत से। ये रुपए के बराबर था और उसकी गोलाई में मजाल है जो ज़रा सा नुक्स भी हो। इसी तरह गोल था जिस तरह निर्मला की माँ के हाथ की बनी हुई रोटी गोल होती थी। गोपाल ने सफाई पर थोड़ा सा मरहम लगा दिया और उसे अच्छी तरह फैलाने के बाद फोड़े की तरफ गौर से देखा। निर्मला गोपाल के ऊपर झुकी हुई थी और गोपाल की हर हरकत को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। गोपाल ने जब फाहा अपने फोड़े के ऊपर जमा दिया तो गोपाल को यकीन था कि निर्मला ये बात अपने तक ही रखेगी।
चुनाचे उसने पजामे को ऊपर उड़स लिया। निर्मला का दिल धक धक करने लगा। जब गोपाल ने बैठकर अपना फोड़ा दिखाया और निर्मला ने दूर ही से अपनी उंगली से उसे छुआ तो उसके बदन पर एक झरझरी सी तारी हो गई। सी सी करते हुए उसने उभरते हुए लाल फोड़े की तरफ देखा और कहा, कितना लाल है, अभी तो और होगा। गोपाल ने अपने मर्दाना हौसले का इजहार करते हुए जवाब दिया। निर्मला ने हैरत से कहा, सच? अभी तो कुछ लाल नहीं है। जो फोड़ा मैंने चिरंजी के मुंह पर देखा है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और लाल था। गोपाल ने फोड़े पर 2 उंगलियां फेरी। तो अभी और बढ़ेगा? निर्मला आगे सिरकाई। क्या पता है, अभी तो बढ़ता चला जा रहा है। गोपाल ने जेब में से मरहम की बत्ती निकाल कर कहा। निर्मला सहम सी गई। इस मरहम से तो आराम आ जाएगा ना? गोपाल ने बत्ती के एक सिरे पर से कागज़ की तह जुदा की और असबात में सर हिला दिया। इसका एक फाहा लगाने ही से फट जाएगा। फट जाएगा? निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि इसके कान के पास बम फटा हो। वो कांप गई, जैसे उसके बदन पर किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया है। अब आराम आ जाएगा ना? निर्मला ने नीम सवालिया अंदाज में कहा। गोपाल जवाब देने भी न पाया था कि बरसाती के बराबर वाली सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। ये उनकी माँ थी, जो गालबन कोयले लेने के लिए आ रही थी। गोपाल और निर्मला ने बजाक वक्त एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और कुछ कहे सुने बगैर सब चीज़ें इकट्ठी करके उस पुराने संदूक के पीछे छुपा दी जहाँ उनकी बिल्ली सुंदरी बच्चे दिया करती थी, और चुपके से भाग गए। यहाँ से भागकर गोपाल जब नीचे गया तो उसके बाप ने उसे बाहर फलूदा लाने के लिए भेज दिया। जब वापस आया तो उसे गली में निर्मला मिली। फालूदे का गिलास उसके हवाले करके वो चिरवंजी के घर चला गया और इस तरह इन चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखना भूल गया, जो माँ के अचानक आ जाने से उसने और निर्मला ने संदूक के पीछे छुपा दी थी। चिरंजी के यहाँ वो देर तक ताश खेलता रहा। खेल से फारिग होकर जब वो चिरंजी की बगल में हाथ डालने कमरे से बाहर निकल रहा था तो किसी बात पर उसका दोस्त हंसा और उसके दाहिने गाल पर फोड़े का निशान लंबी सी लकीर बन गया। उसको देखकर फौरन ही अपने फोड़े का गोपाल को ख्याल आया और इस ख्याल के साथ ही उसे वो चीज़ें याद आ गईं जो संदूक के पीछे पड़ी थी। चिरंजी की बगल से हाथ निकाल कर वो भागा। घर पहुंचकर उसने वहाँ की फिजा देखी। उसकी माँ सहन में बैठी उसके बाप से मिलाप अखबार की खबरें सुन रही थी। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। गोपाल उनके पास से गुजरा। दोनों ने उसकी तरफ देखा मगर उससे कोई बात न की। गोपाल को इत्मीनान हो गया कि अभी तक उसकी माँ ने अपनी सिलाई की पटारी नहीं देखी। चुनाचे वो चुपके से कोठे पर चला गया। बड़े कोठे को तय करके दरवाजे के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि उसके कदम रुक गए। संदूक के पास बैठी निर्मला कुछ कर रही थी। गोपाल पीछे हट गया और छुप कर देखने लगा। निर्मला बड़े इन्हमाक से फाहा तराश रही थी। उसकी पतली पतली उंगलियां कैंची से बड़ा नफीस काम ले रही थीं। फाहा काटने के बाद उसने थोड़ा सा मरहम निकाल कर उस पर फैलाया। अपने कुर्ते के बटने खोले। सीने की तरफ दाहिनी तरफ छोटा सा उभार था। ऐसा मालूम होता था कि नलकी पर साबुन का छोटा सा मुकम्मल बुलबुला अटका हुआ है। निर्मला ने फाहे पर फूंक मारी और उसे उस नन्हे से उभार पर जमा दिया। दोस्तों, ये था सादत हसन मंटो का अफसाना फाहा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।